आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। ब्रेक से पहले हमने बिहार की बात की। जेडीयू के मुसलमान नेता परेशान हैं पार्टी के स्टैंड को लेकर। अब उनको ये तय करना है हम पार्टी में रहें या इस्तीफा दे दें। तो अब उन्होंने ये फिलहाल कुछ लोगों ने तय किया कि पार्टी में तो रहो लेकिन वक्फ कानून का विरोध करते रहो। अब अभी आप कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन देख रहे थे। इनका मुद्दा है बेरोजगारी, पलायन। तस्वीरें दिखा दीजिए कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन की। कन्हैया कुमार पदयात्रा निकाल रहे हैं पूरे प्रदेश में इसको लेकर के। लेकिन अब इनकी साथी आरजेडी, उसी ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कर दिया। ये जो मुद्दा हम लोग बरसों से उठा रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, चलिए अच्छा है कि इसमें अब कांग्रेस पार्टी भी जो है वो अपना जोर लगा रही है। तो तेजस्वी यादव का बयान आप सुनिए। अब वो तंज है या कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं, आप खुद तय कीजिएगा। हटाओ यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा, आरक्षण बढ़ाओ यात्रा पूरे देश में सबसे पहले तो हम ही लोगों ने किया था। जो असल मुद्दे हैं देश के, बिहार के जो असल मुद्दे हैं, लगातार हर बार हम लोग कहते रहे। तेजस्वी की लड़ाई बेरोजगारी से है। बेरोजगार नौजवानों का साथ हमने शुरू से दिया है। खुशी होती है कि और दल भी इस पर जो है सड़कों पे आ रहे हैं, तो अच्छी बात है, आना चाहिए। जी, तेजस्वी यादव को सुना आपने। कह रहे हैं हम तो करिए, हमारा काम ही है, तेजस्वी है ही इसीलिए। नहीं, देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे और राशिद जी ने भी तंज किया और विजय जी ने भी कहा। दोनों लोग पूछ रहे थे कि नंबर 1 पे है कि नंबर 2 पे। भाई चाहे जहां हो, तेजस्वी को बयान देने पर मजबूर कर दिया। ये सामान्य बात नहीं है। पहली बार तेजस्वी यादव के मतलब जिसको कहते हैं ना कि आप किसी बात पर प्रतिक्रिया देते हैं तो कैसे दे रहे हैं वो समझ में आ जाता है। जैसे आप अपने अच्छे भाव में देते तो वो समझ में आ जाता है। ये तल्खी दिख रही है, ये सब दिख रहा है। अच्छा, तुम अब बिहार में प्रदर्शन करोगे, बिना हमारे प्रदर्शन कर लोगे। अरे तो भाई हमारा मुद्दा था। ये सब जब कोई कहता है तो इसका मतलब है कि हमारे साथ खड़े होकर करते, हमारे पीछे खड़े होकर करते। तुम्हारा भी इतना बड़ा हो गया, दिमाग खराब हो गया कि तुम अपने से प्रदर्शन करोगे। तो जो कांग्रेस पार्टी को चाहिए था वो तो कांग्रेस पार्टी करे। अब इसके आगे की बात, क्या ये सीट बंटवारे के समय जो बार्गेनिंग टेबल पर लोग बैठेंगे उसमें कुछ असर डालेगा क्या? अब सवाल ये खड़ा होगा। लेकिन नोटिस में ला दिया उन्होंने अपना जैसा प्रदर्शन नहीं, लेकिन निश्चित आरजेडी को मजबूर किया बोलने के लिए। देखिए, ये आप चर्चा में कहते हैं और सुनने में अच्छा भी लगता है, लेकिन देखिए ये जो गठबंधन का धर्म होता है या निज़ाम होता है उसके बिल्कुल खिलाफ है। गठबंधन में तो साथ में चुनाव लड़ना है। आपको तेजस्वी जो है वो एक वहाँ का एक बड़ा चेहरा है। उन्होंने अपने आप को खुद को मुख्यमंत्री के रूप में भी प्रस्तुत किया है। तो कांग्रेस जो है पिछलग्गू की भूमिका में है। अब वहाँ पर आप अपनी नई जमीन तलाश रहे हैं। देखिए मामला सौरभ बहुत गंभीर है। अभी बीच में ऐसी भी खबरें आई थी कि जब राहुल गांधी पटना गए तो वो तेजस्वी यादव से मिले नहीं, या तेजस्वी यादव मिले नहीं, उसमें गर्मजोशी का अभाव है। तो तमाम जो कृष्णा, जिनकी तारीफ हमारे मित्र साहब कर रहे थे, उनका भी एक ऐसी वही रवैया है कि उनको अलग थलग करके अलग रणनीति अपनाई जा रही है। तो ये रणनीति जो है ये समझ से परे है, क्योंकि जब चुनाव होने वाला है तो आप तो समर्थक दल, इतना बड़ा दल आरजेडी जैसा, आप उसके साथ चलेंगे कि आपको 10-20 सीटें मिल जाए। तो कांग्रेस बिहार में अलग चल रही है, अपनी अलग जमीन बनाने की कोशिश कर रही है। आरजेडी को ये पसंद नहीं आ रहा। नहीं, आरजेडी की पसंद नापसंद का सवाल नहीं है। बात यह है कि आरजेडी एक वहां एक बड़ा दल है, सत्ता में रह चुका है। उसके साथ कांग्रेस जो है, कांग्रेस की भूमिका बड़ी लिमिटेड है। अब अगर कांग्रेस का ये आकलन है जन स्वराज पार्टी की तरह कि वो उसको उखाड़ फेंकेंगे और वो वहां के ऊपर आ जाएंगे, तो ये उनका एक स्वतंत्र है। पार्टी का अपना हक है, उनका यात्रा नेता पदयात्रा करे, पार्टी प्रदर्शन करे, क्या प्रॉब्लम नहीं, आपके हक में मुझे जो मतलब जो एक तंज नजर आ रहा है वो समझ में आ रहा है। देखिए वो काम 2 साल पहले शुरू करना चाहिए। अब तो चुनाव सर के ऊपर है, अब तो गठबंधन का काम। या तो कांग्रेस ऐसा कहते हैं कि अब गठबंधन हम नहीं करेंगे, अलग लड़ेंगे। गठबंधन का धर्म हो तो ये तेजस्वी यादव को भी ध्यान रखना चाहिए ना कि जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होते तो आप अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर देते हो, तब आपको कहना चाहिए कि हम कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। जब कांग्रेस कहती है कि भाई पप्पू यादव के लिए एक सीट दे दीजिए आप, तो आप नहीं देते हो पप्पू यादव को। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और जीत के पहुंचते हैं। तो गठबंधन का धर्म है और आप बड़े भाई है तो आपको छोटे भाई का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं होगा ना कि कांग्रेस तेजस्वी यादव पर निर्भर रहेगी। और मुझे लग रहा है कि वो अपने पैरों पर अगर खड़े होने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी कोशिश है पार्टी की। समीर जी जब कांग्रेस के पक्षधर बन जाए तो आप समझ लीजिए किसी भी राजनीतिक दल के लिए जरूरी है ना अपने पैर पे खड़े होने के लिए, कोशिश तो करना चाहिए। लेकिन ये बात तो पूछी जाएगी ना भाई कि तेजस्वी यादव का वो बयान क्या बुरा नहीं लगा होगा जब उन्होंने कहा था कि गठजोड़ तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए था, विधानसभा में तय करेंगे। क्या ये नहीं कहा था तेजस्वी यादव ने कि विधानसभा में अपना अपना तय करेंगे? और वो सचमुच बड़ी चिंता की बात थी जब अरविंद केजरीवाल के साथ ये लोग खड़े हो गए। इनका अरविंद केजरीवाल से क्या लेना देना?
अरविंद केजरीवाल सिर्फ उड़ के चले गए थे पटना, इसके अलावा और कौन सा कंट्रीब्यूशन था उस विपक्षी गठजोड़ में? हर्षवर्धन दो में से एक को चुनना था इन्होंने, अरविंद केजरीवाल को चुना। ये क्यों चुना? इसका मतलब वो चाहते हैं कि कांग्रेस अरे हम पर ही लोग सारा कांग्रेस की दबाव बात कर रहे हैं, लालू यादव की बात कर रहे हैं, तो एक जो मिनट की जैसे खबर है। तेजस्वी जी ने कहा ना, अच्छी बात है, कर रहे हैं प्रदर्शन तो अच्छी बात है। वो जो हर्ष जी ने कहा ना कि अच्छी बात, ऐसे बोला कि अच्छी बात नहीं है जी, समझ ऐसे आ रही थी वो बात। और फिर आप ये खबर दिखाने के समझी जी को हटा दिया, लेकिन लालू यादव से नहीं वो रिलेटेड खबर है ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये रिलेशन नहीं है कैसे बात करें एक रिलेशन वाली खबर बता दो ना सर, मैं ये सच में रिलेशन वाली खबर हाँ, है। तो लालू उसी को- यादव के समधी जी, तो उनको हटा दिया। वो है कैप्टन अजय सिंह यादव, और कैप्टन यादव साहब ये भी एमपी रहे में हैं, और ये कांग्रेस के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष थे। कांग्रेस ने अपना ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष इनको हटा दिया, किसी और को बना दिया। अभी ये आज की बात है या कल की बात है? अब इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा है कि मुझे बड़े गलत तरीके से, अब अनसेरिमोनियसली लिखा है, इसकी हिंदी ट्रांसलेशन बता देंगे सर क्या था? आई हैव बीन अनसेरिमोनियसली रिमूव्ड एज चेयरमैन बाय कांग्रेस उर्दू का पार्टी। वो है ना, बड़े बेआबरू हो गए तेरे कुछ। आगे वो कह रहे हैं दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी बाय अ कोटरी टू ह्यूमिलिएट मी। ये कोई कोटरी किचन कैबिनेट के 4-5 लोगों का एक षड्यंत्र है मुझे ह्यूमिलिएट करने का, अपमानित करने का। मैंने 40 साल के पॉलिटिकल करियर में बहुत ऊपर नीचे देखा है। और उन्होंने आगे ये बता रहे हैं, रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं कि मैंने तो इस पद से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, लेकिन राहुल गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी श्रीमान कौशल विद्यार्थी जी ने मुझसे कहा कि आप इस्तीफा वापस ले लीजिए, इसलिए मैंने तब अपना नहीं, इस्तीफा ये वापस ले तथ्यात्मक लिया। बात है। देखिए, शरद यादव की जो बेटी है वो कांग्रेस में है और राहुल गांधी के करीब समझी जाती है। शरद यादव का राजनीतिक रूप से जरूर बिहार के थे, लेकिन उनका रहना गुजर बसर जो थी वो जबलपुर मध्य प्रदेश के थे। तो इसलिए जो है वहां पर उसका, और अजय यादव के साथ ये तो बात है कि उनको हटाया गया, फिर उनसे कहा कि नहीं आप अपना इस्तीफा वापस लीजिए। तो तमाम उतार चढ़ाव का दौर कांग्रेस में चल रहा है, लेकिन ये एक शुभ संकेत नहीं है। देखिए, राजनीतिक दल जो है, आपने कहा बयान तो मैं 50 भेज सकता हूँ कि नीतीश कुमार के बारे में अमित शाह जी ने क्या क्या, या नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बारे में क्या कहा। देखिए, गठबंधन में पैमाना ये होता है जीत, और वो जीते और सत्ता में आए, तो यही पैमाना आरजेडी और ये महागठबंधन जो कहलाता है उस पर लागू होगा। ये बयानबाजी से कोई आत्मघाती है, इस तरह की जो हरकतें हो रही है, मुझे लगता है इसे या तो करते कि महागठबंधन नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन अगर महागठबंधन है तो जैसे वाजपेयी जी कहते थे, उस गठबंधन का, उस राजधर्म का पालन करना होगा। और ये शो ऑफ स्ट्रेंथ और ये सब करना था, आप करेगा 2 साल पहले करना चाहिए था। अब समय, अब चुनाव, अब सीधे चुनाव की बात करो। चुनाव में तो ताकत देखनी चाहिए ना, जिसकी ताकत है उसके पीछे चलना पड़ेगा। आपको एक और राज्य की खबर देता हूं मैं, तमिलनाडु की। तमिलनाडु में भी चुनाव होने जा रहा है, अगले साल नहीं तो उसके अगले साल होने जा रहा है, 26 में ही हो रहा है। और वहां पर स्टालिन साहब ने, आपने देखा, चाहे भाषा हिंदी की बात हो, ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूले की बात हो, और किसी भी और जरिए से वो वहां पर सुर्खियों में भी बने हुए और अपने वो वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के प्रयास कर रहे हैं सारे। बीजेपी वहां पर बहुत बड़ी पार्टी तो नहीं है, लेकिन उसने लोकसभा चुनाव में दिखा दिया कि हम प्रयास करें तो वोट मिलता है। 11% वोट उसको लोकसभा चुनाव में मिला। अब विधानसभा चुनाव में स्टालिन क्योंकि 2 टर्म से वहां पर मुख्यमंत्री हैं, तो उस एंटी इंकम्बेंसी का फायदा बीजेपी उठाना चाहती है, लेकिन एक बड़े कोलिशन के बगैर ये मुमकिन नहीं है। और एआईएडीएमके वहां पर सबसे बड़ा विपक्षी दल है, लेकिन एआईएडीएमके और बीजेपी के संबंध बीच में खराब हो गए थे, ये गठबंधन टूट गया था। लोकसभा का चुनाव बीजेपी अकेले लड़ी थी। अब बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया है, क्योंकि ये एआईएडीएमके की पहली शर्त थी। आज ही वहां नॉमिनेशन फॉर्म भरे जाने हैं बीजेपी के अगले प्रदेश अध्यक्ष के लिए। और इस वक्त चेन्नई में मौजूद हैं गृहमंत्री अमित शाह, और वो ई पलनीस्वामी और ओ पनीरसेल्वम, जो 2 धड़े हैं। और ईपीएस जो हैं पलनीस्वामी जी, वो एआईएडीएमके के अभी आधिकारिक तौर पर वो उससे जुड़े हुए हैं, और ओपीएस जो हैं वो अब पार्टी के में तो नहीं है, लेकिन माना जाता है कि मजबूत नेता हैं। तो वो दोनों से मिले, और बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया था कि हम आपके साथ रहेंगे तो हम सबको साथ में लेकर के चलेंगे। तो आज क्या हम तमिलनाडु में कोई बड़ी राजनीतिक खबर देख सकते हैं विजय जी? इसकी शुरुआत कह सकते हैं, हो नहीं सकता कि जरूरी नहीं है कि आज कोई वो हो जाए, उसका अनाउंसमेंट हो जाए, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। आप यदि पिछले 50 साल की, 40 साल की राजनीति देखें तमिलनाडु में, तो वहाँ पर दोनों बड़े दल हैं, द्रमुक डीएमके और एआईएडीएमके, और वो और मतलब एक के बाद एक सरकारें वहाँ पर आती रही है। कभी डीएमके करुणानिधि रहते थे, कभी जयललिता रहती थी। जयललिता के जाने के बाद ये बड़ा घटनाक्रम हुआ और वहाँ पर पार्टी टूट गई। अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी को समझ में आता है कि उनकी ताकत किसी एक के साथ रहने से होगी, लेकिन वो जो एआईएडीएमके 2 हिस्सों में बटी हुई है, यदि वो एक साथ होगी तब उसका कोई मतलब निकलेगा। बीजेपी चाहती है कि ये हो जाए, बीजेपी चाहती है कि वो हो जाए, और उससे वो एक बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं वहां पर, और बिना उनके 2 अलग अलग दलों से कोई बहुत बड़ा काम होगा नहीं होगा।
अब वहाँ पर ये समझाना भी तो आपस में बहुत मुश्किल होता है ना कि किस तरह से दो दलों को, मतलब यहाँ पर बैठकर लगता है कि समझा लीजिए, वहाँ तो छोटी छोटी बातों पर, अभी तो प्रदर्शन पर ही आपने कहा था अच्छी बात है, तो फिर वहाँ जो लोग दो धड़े बन गए उसमें कैसे होगा? क्या बीजेपी तमिलनाडु की में एक कोई प्लेयर बन गई है? देखिए वही वाली बात है, जो कांग्रेस बिहार में जितनी बड़ी प्लेयर है वही भाजपा तमिलनाडु में है। भाजपा ने अपनी कई बार ताकत दिखाई और अपने दम पे खड़े होने की, पनपने की कोशिश की, क्योंकि देखिए द्रविडियन पार्टीज के साथ, चाहे वो भाजपा का पहले समर्थन दोनों पार्टियों से हो चुका है, डीएमके के साथ भी उन्होंने समर्थन लेकर सरकार बनाई है केंद्र में, और एआईडीएमके के साथ में भी, और लेकिन वहाँ पर बड़ी उसकी मजबूरियाँ होती हैं, बड़ा गुणा भाग करना पड़ता है, और जो राष्ट्रीय भाजपा की जो सोच है, विजन है, उससे वो द्रविडियन पार्टीज के साथ एक टकराव होता है, ये जो वहाँ पर जो उनका वोट है, तो इस तरह से नंबर नहीं बनता। और वहाँ पर और बहुत सारे, जैसे कैप्टन का एक पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है, वहाँ भी जनसुराज पार्टी भी वहाँ भी जा रही है तमिलनाडु में, शायद आपको पता ना हो। तो ये तमाम चीज़ें जो है वहाँ पर हो रहे हैं। भाजपा अपने मतलब फिर वापस लौट रही है, उसने कोशिश करी कि अपने तौर पे 20% और उससे ज़्यादा वोट परसेंटेज लाने की कोशिश करे, लेकिन अब वो वापस जा रही है और एआईडीएमके को लेके आएगी, लेकिन उससे उसकी समस्याएं खत्म नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष को जो हटाया गया अन्नामलाई को, वो भी एक शर्त थी उनकी वजह से, और वो जब टूटा था तो भी अन्नामलाई की वजह से ही टूटा था। राजनीतिक मजबूरी याद देखिए, अभी लोकसभा चुनाव के समय अन्नामलाई से पूछा गया था कि क्या भविष्य में विधानसभा चुनाव में आपका एआईडीएम के साथ गठबंधन होगा था, उन्होंने कहा था सटोरियों की पार्टी, इसके साथ गठबंधन कौन करेगा। और जब एआईडीएमके से पूछा गया था कि क्या भारतीय जनता पार्टी से आपका भविष्य में गठबंधन होगा, तो उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु में तो कूड़ा करकट है, इसके साथ गठबंधन कैसे करेंगे हम। तो अब जो राजनीतिक रूप से जो परिणाम आया, भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को जानती है कि बिना द्रविड़ सपोर्ट के, वहां पर किसी एक पार्टी के सपोर्ट को सरकार नहीं बना सकते हैं, ये अपने आप को मजबूत नहीं कर सकते, और दोनों की अब राजनीतिक मजबूरी है, चाहे वो एआईडीएमके हो चाहे बीजेपी हो, दोनों को। इसमें एक विजय की पार्टी भी शामिल, इसमें विजय की पार्टी भी शामिल होगी, जो डीएमके जो है वो भी इसका ईपीएस ओपीएस के साथ आप शशिकला को भी जोड़िए। अमित शाह जिस रणनीति पर काम कर रहे हैं, जयललिता के समय के जितने भी फ्रैक्शन अलग अलग जिन गुटों को एक कर रहे हैं, कांग्रेस से जो गुट निकलकर छोटी छोटी पार्टियां उन्होंने बनाई है उनको वो एक कर रहे हैं, और उनके साथ विधानसभा चुनाव में जाने की तैयारी है। जो रणनीतिक तौर पर गठबंधन बनाने के लिए जिन जिन नेताओं से मुलाकात हुई है, एआईएडीएमके के महासचिव वी पलनीस्वामी, पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम, टीएमसी तमिल मलिला कांग्रेस के नेता जी.के. वासन, और एएमएम के नेता हैं टीटीवी दिनकरन, उनके साथ हुई है। और जिनकी आप बात कर रहे थे एक्टर विजयकांत, उनकी पार्टी को मुलाकात के लिए नहीं बुलाया गया है। ये वही मैं कह रहा था, जो आपने गिने, मतलब 0+0 कितना होता है। चलें सर, ये देखते हैं। आज आपको देता हूं खबर, अब आखिरी खबर आज की कहानी कुर्सी की, वो है वाराणसी से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। उनकी लोकसभा सीट भी है वो, और आज उनका ये 50वां दौरा है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तो ये भी एक रिकॉर्ड होगा। और वहां पर योगी आदित्यनाथ मौजूद थे उनके स्वागत के लिए। कार्यक्रम में जो बातें हुई आप सुनिए। एक स्मृति चिन्ह भी उन्हें प्रदान करके, जो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पाने के लिए दिन रात खेल खेलते रहते हैं, उनका सिद्धांत है परिवार का साथ, परिवार का विकास। जब आपने हमें तीसरी बार आशीर्वाद दिया, तो हमने भी आपको सेवक के रूप में, स्नेह स्वरूप अपने कर्तव्य को निभाया है, और कुछ लौटाने का नम्र प्रयास किया था। मोदी का वाराणसी का 50वां दौरा और परिवारवाद पर चोट। त्रिपाठी जी, नहीं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सांसद नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि नरेंद्र मोदी, काशी का कायाकल्प करने वाले नरेंद्र मोदी, वो अपनी छाप समय समय पर छोड़ते रहते हैं, और बहुत सलीके से। आप मतलब मैं तो ये भी देखता हूं ना, कई बार जो चर्चा होती है, तो मोदी जी तो खैर इसके जो कहें कि मास्टर आदमी है 2012 से ही, उनके पीछे भी देखिए तो मैं जो पहचान पा रहा हूं, तो उनकी नई पीएस निधि तिवारी है, जिनको अभी नियुक्त किया गया है, जिनको अभी नियुक्त किया गया, और खूब जमकर चर्चा हुई, क्योंकि वो भी वहीं की हैं, स्थानीय हैं, वहीं से निकलकर, पहले वो आईआरएस थी, फिर वहां से उसमें गई आईएएस बनी हो। तो एक कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जब पहुंचते हैं तो विकास योजनाएं, जिस तरह की मैसेजिंग और दूसरी भी मैसेजिंग उनके साथ होती है, और जब वो ये सारी बातें कह रहे हैं तो उनको बहुत स्पष्ट पता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अपना पूरा प्रभुत्व,
मतलब दिल्ली कब्जे में। आप अब कितनी डिटेल में मतलब अटेंशन टू डिटेल रहती है नरेंद्र मोदी की, ये भी छपी हुई खबर है। इस दौरे में जब वो पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने के लिए सीनियर पुलिस अफसर आए। उनसे अभी कुछ वक्त पहले बनारस में ही एक युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई थी, तो उन्होंने खबर में है कि वो रिपोर्ट वहीं लिया, एयरपोर्ट पर ही टायरबैग पर ही पूछा वो क्या कांड हुआ तुम्हारे यहाँ, उस पर क्या काम किया गया है, क्या अब तक आपने कार्रवाई की है। तो ये सारी जानकारी एयरपोर्ट पर ही उन्होंने ली। अधिकांश लोगों की गिरफ्तारी हो गई उसमें। हाँ, अब लेकिन प्रधानमंत्री का उसमें दखल है, बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। बाकी कोई अगर इसमें पॉलिटिक्स समीर जी को दिख रही हो तो बता सकते हैं। नहीं, अब प्रधानमंत्री तो वहाँ के सांसद है, लगातार मतलब जब से 2014 से वो सांसद बने लगातार दौरा करते रहे। मतलब ये सबको, जितने भी सांसद है या जितने भी मंत्री, सबको एक सीखने वाली बात है कि एक देश का प्रधानमंत्री इतने व्यवस्थाओं के बावजूद भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगातार 50वीं बार आ रहा है वो 11 साल के अंदर, और हर योजनाओं में उसकी भूमिका रहती है। और आज जो वाराणसी बनाए, लेकिन ये भी एक देखकर लगता है कि जिस व्यक्ति ने वाराणसी के लिए इतना किया, लोकसभा चुनाव में उसको आप जनता वहां से 1.5 लाख से जिताती है, ये भी भूल गए हो आप, नहीं भूल पा रहे। नहीं, जो काम करने वाले व्यक्ति को आप इस तरीके से वोट देते हो तो बड़ा आश्चर्य लगता है इस बात को। मुझे लगता है प्रधानमंत्री को पूरा इस बात का एहसास है कि वो कुछ समय के लिए ही पिछड़े भी थे, अजय राय से पिछड़े भी थे जब लोकसभा का जिसके चुनाव 2024 की बात कर रहे हैं। तो इसका वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिल्कुल उस पर नजर रखे हुए, वहाँ के दुख दर्द और तमाम समस्याओं को, विकास को लेकर संवेदनशील है। बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा उदाहरण है। तमाम जो राजनीतिक दलों को इसका अनुसरण